बेसहारा माँ की जिंदगी। अंशु बेटा, क्या हुआ? तुम बहुत उदास लग रही हो इन दिनों। तुम पूरा दिन कमरे में ही बंद रहती हो और कहीं आती जाती भी नहीं, और तुम्हारी सहेलियां भी नहीं आ रही। तुम्हारी मानसिक स्थिति के बारे में मुझे चिंता हो रही है। अंशु कहती है, माँ आप रहने दो, आप ही का किया कराया है और अब आप भोली बन रही हो, जैसे कुछ जानती ही नहीं। मैंने कहा, इसका क्या मतलब है बेटा? मैंने क्या किया है जिसके कारण तुम इतना गुस्सा कर रही हो? वाह माँ, आप बात ऐसे कर रही हो जैसे मुझे खुश देखने के लिए मर रही हो। अगर आपको मेरी खुशी की इतनी ही परवाह थी तो फिर पिछले महीने मुझे स्कूल ट्रिप पर क्यों नहीं जाने दिया? सब लोग घूमने गए लेकिन मैं अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकती। और जब मेरे जन्मदिन पर चाचू कह रहे थे कि मैं पार्टी दूंगा, तब भी आपने घमंड से मना कर दिया था और कहा कि हमें किसी के पैसों से खुशियां नहीं चाहिए, हम खुद अपने पैसे से पार्टी करेंगे। और जब सभी के बर्थडे पार्टी में आपने अपने हाथ के बने छोटे मोटे तोहफे भेजकर मेरी जग हंसाई कराई, फिर भी आप मुझे पूछ रही हो कि मैं उदास क्यों हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ कि कभी आपके पास पैसे थे मुझे खुशियाँ देने के लिए, इसीलिए आप सबको इतना घमंड दिखाती हो, और अगर कोई मेरी खुशी के लिए पार्टी दे तो इसमें हर्ज ही क्या है? ये मेरी खुशी के लिए ही सब सोचते हैं, मगर आपको क्या? आपको तो अपनी परवाह है, अपने इज्जत की परवाह है। आप मेरी खुशी के लिए किसी के आगे क्यों झुकेगी? आपकी तो खुददारी आड़े आ जाएगी ना। उसने जैसे अपने दिल की सारी भड़ास एक साथ ही निकाल डाली। ये सब सुनकर मेरी आंखें नम होने लगी थी, ये सोचकर कि क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी खुशियों का आईना बदला था। एक समय पर कुछ बड़ा करने की चाहत रखने वाली सुमिता यानी मैं, यश से शादी की तो मैंने अपनी खुशियों को छोटा पाया और अपनी खुशियां यश और उसके परिवार में ही ढूंढना चाहा। यश एक निजी कंपनी में इंजीनियर था। मैं यश के साथ बहुत खुश थी। प्यार, इज्जत, मान सम्मान सब कुछ था उनके रिश्ते में। मैंने इतनी खुशियां पाकर खो दी, लेकिन मैंने यश की बात कभी नहीं मानी थी। वो मुझे कहते, सुनो सुमिता, तुम्हारी पढ़ाई जो हमारी शादी के वजह से अधूरी रह गई थी, उसे पूरा कर लो, सिर्फ 1 साल की तो बात है। यश ने मुझे कई बार समझाया, लेकिन मैं अपने माता पिता का दबाव में थी। वो कहते, ससुराल में अब इन सब बातों को भूलकर सिर्फ गृहस्थी पर ध्यान दो। इसी बीच मेरी सांस फिसल कर गिर जाने के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और उनकी देखभाल की भी जिम्मेदारी थी। फिर भी यश नर्स लगवाना चाहता था, लेकिन उस वक्त में परिवार की सेवा में ही अपनी खुशियों को ढूंढती। फिर मैंने उनकी सलाह में ना बोली। फिर कुछ महीने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और उस दौरान मुझे कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। मेरी सास ने मुझे मायके जाने की सलाह दी। फिर मैं मायके में पूरा वर्ष रह रही थी। बीच बीच में यश अक्सर मुझसे मिलने आते थे। जब अंशु 3 महीने की हुई तब मैं अपने ससुराल वापस आई थी। अब मैं अकेली बच्ची और सास दोनों का बोझ नहीं उठा सकती थी, इसलिए यश ने एक काम वाली रख ली जो मेरी मदद करती थी। यश ने तब भी मुझे कहा कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूं और अब भी देर नहीं हुई है, लेकिन मैं इन सब चीजों के बारे में भूल चुकी थी। मैं पूरी तरह से घर परिवार और बच्ची में रच चुकी थी। मैंने यश से कहा, नहीं यश, अब वो समय बहुत पीछे छूट चुकी है जब मेरी खुशी सिर्फ मुझसे जुड़ी थी। अब मेरी खुशियां सिर्फ आप सबको खुश देखने में हैं। मैं मुस्कुराते हुए कहती, उसी दौरान मेरे देवर की शादी हो गई और मैंने सभी कामकाज को संभाला था। उसकी पत्नी जॉब करती थी और उसका ऑफिस घर से दूर था, लेकिन शादी के कुछ महीनों के भीतर ही वो लोग अलग घर में शिफ्ट हो गए।
लेकिन मेरी सास सोच रही थी कि उनके यहाँ से जाने का क्या वजह है। इसी सोच में वह बहुत उदास रहने लगी और शायद उसी डिप्रेशन ने उसकी जान ले ली। कुछ तो हुआ था उस रात जब मेरे देवर और उनकी पत्नी रविवार के दिन हमारे घर खाने पर आए थे। फिर माँ के कमरे में उनसे मिलने गए। कुछ देर बाद उनके कमरे से बहसबाजी की आवाज ने लगी। मेरा पति यश उस रात घर में नहीं था। जब मैं कमरे में गई तो सब खामोश हो गए। फिर देवर और उनकी पत्नी वहां से चले गए। मैंने अपनी सास से पूछा क्या कह रहे थे वो लोग, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और मुंह फेर कर सो गई। फिर उठी ही नहीं। अगले दिन सुबह जब मैं उनके कमरे में गई तो देखा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। मैंने अपने देवर और यश दोनों को फोन किया। उनके अंतिम संस्कार के बाद उनकी 13वीं भी नहीं हुई थी कि दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो गया और जायदाद का बंटवारा हो गया। अब हम जिंदगी के सफर में सिर्फ 3 ही रह गए थे, लेकिन क्या पता था कि इसका अंत अभी बाकी है, क्योंकि एक दिन जब यश काम पर जा रहा था तभी उनका एक्सीडेंट हो गया और हमारे पूरी कोशिश के बावजूद भी हम यश को बचा ना सके। और इसी तरह मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और बहुत दिनों तक मैं किसी से बात नहीं करती। वहीं पर मेरे देवर और उनकी पत्नी मुझसे और भी दूरी बढ़ा ली थी। मेरी माँ मुझे अपने घर ले आई। कुछ दिनों तक सब ठीक चल रहा था। मैंने सोचा था कि अब मैं मायके में रहूंगी, लेकिन एक शाम मैंने अपनी भाभी से फोन पर बातें करते सुनी। वह कह रही थी अपना संसार तोड़ कर आई है, देवर तक पूछता नहीं, इसलिए हमारी खुशियों पर दखल अंदाजी करने आई है। सारा दिन बस अपना मनहूस चेहरा बनाए घूमती रहती है। मेरा तो हंसना बोलना दूभर हो गया था। रोज रात को मैं अपने भाग्य को सोच सोच कर बहुत रोती थी। फिर मुझे यह एहसास हुआ कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं उदास रहूंगी तो दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। इसलिए मुझे अपनी खुशी की तलाश खुद ही करनी होगी। मैंने फैसला किया कि मैं अपने घर वापस जाऊंगी और अपनी जिंदगी में फिर से खुशियां लाऊंगी। मेरे घर वापस आने के बाद मैंने अपने हाथों में गृहस्थी के काम लिए। मैंने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। उस समय मुझे ज्यादा काम नहीं मिलता और यश की प्राइवेट जॉब के कारण कोई पेंशन भी नहीं मिलती थी। मुझे अपनी बेटी अंशु की स्कूल फीस भी चुकानी पड़ती थी। मैंने देवर से मदद मांगी, ये सोचकर कि भाई की बेटी के लिए इतना तो कर ही सकता है। उन्होंने मुझे पैसे दिए, लेकिन 2 महीने के बाद जब मुझे फिर से आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ी, वे साफ इनकार कर दिए। उन्होंने कहा, भाभी, मेरे पास अपने खर्चे भी हैं। अब मैं पूरी उम्र आप लोगों का बोझ नहीं उठा सकता। आप अपने माता पिता से मदद मांगे। उन्होंने मुझसे ये सब कहा, जिससे मेरा दिल उन सब से टूट चुका था, लेकिन मैं क्या करती। खैर, उस दिन से मैंने सोच लिया कि मैं किसी से किसी तरह की मदद नहीं मांगूंगी। मैंने कठिनाइयों का सामना करके अपने घर को संभाला। अंशु अब 8 साल की हो चुकी थी। अब मैं अपने दुखों से बाहर आने का प्रयास कर चुकी थी और सिर्फ अंशु की खुशी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। लेकिन इसी दौरान मेरे लिए एक रिश्ता आया था। वो लोग काफी अमीर थे। वे अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाहते थे, जो पहले से ही एक बेटे और बेटी के पिता थे, लेकिन उन्होंने अंशु को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि वे अंशु को हॉस्टल में भेज देंगे और उसके खर्चे उठाएंगे, लेकिन मुझे अपना रिश्ता भूलकर उनके परिवार के साथ जीने को समर्पित होना होगा। मेरे लिए ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी। मैंने इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया। शायद मेरी शादी हुई होती तो मैं अपने दुखों को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल जाती।
लेकिन मैंने अपनी बेटी के लिए सब कुछ त्याग दिया और दिन रात मेहनत करके उसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लेकिन आज बेटी मुझसे कहती है कि मुझे उसकी खुशियों की कोई फिक्र नहीं है। यह बात मेरे लिए बहुत ही दुखद था। फिर भी अब परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसे लड़ना तो था ही और जीतना भी था। फिर मैंने अंशु का जवाब देते हुए कहा कि देखो अंशु, ये वही लोग हैं जिनके पास एक समय तुम्हारे स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं थे। उस समय उन्होंने तुम्हारी खुशियों का ध्यान नहीं दिया। अगर फीस ना देने के कारण तुम्हारी पढ़ाई छूट जाती तो तुम्हारा क्या होता? वो लोग जिनके लिए तुम्हारे पिताजी ने बहुत कुछ किया, यह सब भूलकर उन्होंने हमें उस मोड़ पर मरने के लिए छोड़ दिया। जब तुम भूखी थी और मेरे पास रोजगार नहीं था, तब ये लोग हमारी सहायता करने को तैयार नहीं थे। उस समय वे कहाँ थे जो आज तुम्हारे जन्मदिन के त्योहार मनाना चाहते थे? और वे भी संभवतः सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने स्कूल में टॉप किया है। और उन्हें भी तुम्हारे नाम के साथ जुड़कर वाहवाही मिलेगी। उस त्योहार में तुम्हारे दोस्तों से ज्यादा उनके सगे रिश्तेदार आते और तुम्हारे ऊपर खर्च करने का नाम होता और कहते बेचारी बच्ची को भी तो मन होगा पार्टी कराने का, लेकिन उसकी माँ के पास कुछ नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि हम ही पार्टी कर दें। साथ ही इसके टॉप आने से हमारी तरफ से इनाम भी हो जाएगा। यही कहकर तुम्हें ऐसा नीच दिखाते तो क्या तुम खुश हो जाती? फिर मैंने क्या गलती की है यह बातें ना बताकर? और अगर तुम्हारी सहेलियों को यहाँ आना या मेरे भेजे गए तोहफे पसंद नहीं है, तो उन्हें प्यार का मोल ही नहीं है। तोहफे पैसों से नहीं, प्यार से आके जाते हैं। और एक बात, ट्रिप पर भेजने के बारे में बात, मेरे लिए तुम्हारी पढ़ाई अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं अपने जीवन में वह गलती दोबारा होने नहीं दे सकती। काश मैंने तुम्हारे पिताजी की सलाह मानकर अपनी पढ़ाई पूरी की होती, तो हमें ये दिन देखने ना पड़ते। इसलिए मैं अब तुम्हें एक एक पाठ पढ़ाकर तुम्हें बेहतर शिक्षा देना चाहूंगी। मेरी यह इच्छा है कि तुम आज नहीं तो शायद बाद में अपनी खुशियों की कमी महसूस ना करो। तुम्हें ऐसी शिक्षा मिले जिससे तुम हर मोड़ पर अपनी खुशियों को संग्रह कर सको और दूसरों की भरोसे मत रहो कि वे तुम्हें खुश करेंगे। यात्रा करना और जहाँ चाहो घूमना तो है ही, लेकिन एक बार अच्छी शिक्षा प्राप्त करना और अच्छा करियर बनाना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर तुम अभी भी अपने मौजूदा हालात में अपनी खुशियाँ नहीं ढूंढ पा रही हो, तो तुम पूरे जीवन में कभी खुश नहीं रह पाओगी। याद रखना, यह मेरी सलाह है। मेरे जीवन में भी एक समय आया था, उस वक्त अगर तुम्हें छोड़ देती तो शायद आज आरामदेह जिंदगी गुजार रही होती। लेकिन मैंने उन भौतिक सुखों और खुशियों के बदले तुम्हें चुना। उस समय सभी के व्यवहार को देखते हुए मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तुम्हारे पापा को भी भुलाकर मैंने खुद को तुझ में झोंक दिया। तुम्हारे बड़े होने को देखकर ही मैंने सारी खुशी को संग्रह कर लिया और आज यह तुम पर निर्भर है कि तुम अपने जीवन को स्थायी खुशियों से भरना चाहते हो या फिर क्षणभंगुर खुशी भरे पलों के धोखे में पड़कर खुद ही इस चक्रव्यूह में फंसना चाहते हो और बाद में पछताना चाहते हो। इन्हीं बातों के बीच बाहर से आवाज आती है, आंटी मैं अंदर आ सकती हूँ? हाय अंशु, तुम कैसी हो? अंशु की क्लासमेट ऋतु के आने से हम बातें करना बंद कर देते हैं। अरे आओ बेटा, बहुत दिनों बाद बताओ कैसे आए? मैंने पूछा। ऋतु कहती है, आंटी वह दुपट्टा जो आपने मेरे जन्मदिन पर भेजा था ना, उसे मेरे पापा के बॉस की पत्नी को बहुत पसंद आया था। उन्हें पता चला कि वह घर में बनाया गया है और वे बहुत उत्साहित हो गई आपसे मिलने के लिए।
वे उसे अपनी बेटी की शादी के लिए एक विशेष उपहार के रूप में बनवाना चाहती थी, लेकिन उन्हें किसी से मिलने का मौका नहीं मिल रहा था। तो अगर आप उनसे मिल लेती, मैंने कहा। हाँ बेटा, क्यों नहीं, मुझे उनकी मदद करने में खुशी होगी। ठीक है आंटी, मैं कल उन्हें लेकर आती हूँ। अंशु, कल हम आराम से बैठकर बातें करेंगे। आज थोड़ा जल्दी में हूँ, ऋतु कहते हुए निकल गई। देखा अंशु, प्यार से बनाए मामूली से तोहफे में भी बहुत ताकत होती है। चलो अब हमें तैयारी करनी होगी। शायद इस ऑर्डर के बाद तुम्हारे लिए कुछ और खुशियां खरीद सकूं। ये कहकर मैं अपने काम पर लग गई। अंशु दिन भर सोच में डूबी रही, जैसे उसकी आंखों के सामने से सारी जिंदगी गुजर रही हो। सच्चाई यह है कि हर कदम पर जिस माँ ने अपनी मुस्कान के लिए अपने आप को झोंका था, आज उसने उसी पर इल्जाम लगाकर उसके जीवन की एकमात्र खुशी छीन ली थी। दूसरे दिन जब ऋतु आई, तब माँ को उन लोगों से बात करते देख उनकी आंखों में जो आत्मसम्मान और स्वाभिमान की चमक दिख रही थी, उससे वह सही खुशियों के मायने शायद पूरी तरह समझ गई। शायद वह समझ गई कि खुशियां पैसों या दूसरों की भरोसे पर नहीं खरीदी जा सकती, बल्कि खुद की मेहनत और समझौते से ही प्राप्त होती हैं। अंशु मुस्कुराते हुए माँ के गले लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो माँ, मैं ना समझ थी। मुझे नहीं पता था कि जो खुशियां मैं ढूंढ रही हूँ वे तुम्हारे आंसुओं के रास्ते से होकर गुजरेंगी। लेकिन अब नहीं, अब मैं भी तुम्हारी तरह खुशियां कमाऊंगी, खुद के लिए नहीं, हमारे लिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।